आपको पढ़ाया एक्स्ट्रा सिस्टोल। ये सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे सिर्फ एक पॉइंट पे, तो आपको वो चीज जो है वो याद रहेगी, नहीं तो सारी अरिथमिया में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब ये है कि एक सिस्टोल के अलावा एक और सिस्टोल होता है, दूसरा सिस्टोल हो रहा है, एक्स्ट्रा सिस्टोल, नाम से ही पता लगा। तो पहला वाला सिस्टोल है, वो वीक सिस्टोल जो है कहीं पर या तो एट्रियम में या वेंट्रिकल में कोई फोकाई लोकेट कर रहा है, जहां से करंट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे सिस्टोल हो रहा है। आज ये सिस्टोल हो रहा है, ये जो वीक सिस्टोल हो रहा है, ये एट्रिया में फोकाई लोकेट करने की वजह से हो रहा है या वेंट्रिकल में हो रहा है, इसलिए उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एट्रियल और वेंट्रिकल। अब इसके बाद ये है कि जब ये हो गया उसके बाद एक पॉज आता है, पॉज के बाद बहुत बड़ा सिस्टोल होता है, तो इस तरीके सिस्टोल को एक्स्ट्रा सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है लोकेट कहाँ पे। इसके बाद रिपीट कर दीजिए। देखिए, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, कोई चीज नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद कोई और चीज हो। तो जो पहला सिस्टोल हुआ वो ऐसे नोड से करंट नहीं आ रहा है, वो कहीं और से आ रहा है, और कहीं और से आ रहा है, या तो एट्रियम से आ रहा है या वेंट्रिकल से आ रहा है। तो उसके बेस पे उसको दो नाम दिए गए हैं, एट्रियल या वेंट्रिकल। आप जो करंट कहीं दूसरी जगह पहले या बाद में भी जनरेट हो सकता है, पहले या बाद में, मतलब पहले या बाद की बात नहीं है। जो एक्स्ट्रा सिस्टोल है वो तो हमेशा एक सिस्टोल के बाद ही में जनरेट होगा। एक्स्ट्रा सिस्टोल जो है वो हमेशा बाद में ही जनरेट होगा। एक्स्ट्रा जो चीज होती है वो बाद में ही होती है, मतलब हमें इतना हमने और इसमें हमने एक्स्ट्रा खाया, ओवर ईटिंग जिसको कहते हैं, तो ओवर जो होती है वो तो बाद में ही होती है। एक तो नॉर्मल खत्म होने लिमिट के बाद जो होता है वो सब ओवर होता है, तो वो बाद में ही होता है। तो जो एक्स्ट्रा सिस्टोल है उसमें जो हार्ट फिर से उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम है वो रेडी होता है पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, और इस बार जो करंट आता है वो करंट बहुत ही फोर्सफुल होता है। फोर्सफुल करंट होता है, उसकी वजह ये है कि वो बिल्कुल एकदम सोचता है कि जो भी रास्ते में गार्बेज इकट्ठा हुआ है जिसकी वजह से ये गलती हुई उस सबको हटा के फेंक दो, इसलिए वो फोर्सफुल हो जाता है। वो जो करंट आया है ना उसका जवाब देता है, इसलिए बहुत फोर्सफुल हो जाता है, और उसको जो हमारा थ्रेशोल्ड है उसको तोड़ने में, ब्रेक करने में और भी ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुल हो जाता है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा सिस्टोल मिलता है, और ये एक्स्ट्रा सिस्टोल दो तरह के होते हैं, वही जैसे मैंने आपका बताया पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। प्रॉक्सिस्मल का मतलब ये है कोई भी टैकीकार्डिया और ये टैकीकार्डिया जो डेवलप हो रही है वो एट्रियल ओरिजिन भी हो सकती है, वेंट्रिकल ओरिजिन भी हो सकती है। ये दोनों तरह की टैकीकार्डिया अगर जिस तरह से डेवलप हो रही है, एब्रप्टली डेवलप हो रही है, उसको प्रॉक्सिस्मल टैकीकार्डिया बोलते हैं। ये प्रॉक्सिस्मल टैकीकार्डिया सुप्रावेंट्रिकल भी हो सकती है और वेंट्रिकल भी हो सकती है। इसका एग्जांपल है वोल्फ-पार्किंसन-व्हाइट सिंड्रोम। बाकी जो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होते हैं, सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया होते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन वोल्फ-पार्किंसन-व्हाइट सिंड्रोम जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। लाइफ थ्रेटनिंग। तो एक आप और डिफरेंस लिख लीजिए, प्रॉक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया, प्रॉक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया और एट्रियल टैकीकार्डिया। एट्रियल टैकीकार्डिया और सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया, यहाँ पे डिफरेंस इसका साथ जो डिफरेंस करेंगे आप वो प्रॉक्सिस्मल वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। बात समझ आ गई? प्रॉक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया और प्रॉक्सिस्मल वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकल और वेंट्रिकल। Atrial fibrillation. Atrial fibrillation is an abnormal heart rhythm. सर जी सर, आपने अभी डिफरेंस बताया इसका, इससे पहले भी कोई डिफरेंस बताया था आपने? हाँ, मैंने इससे पहले भी डिफरेंस बताया था, आप पूछ लीजिएगा, ये लोग क्लास में सारा नोट कर रहे हैं। हाँ बताए, ग्रुप में भेज दिया मैंने। हाँ ओके सर, थैंक यू।
So atrial fibrillation is an abnormal heart rhythm characterized by rapid and irregular beating of the heart atria. It starts as brief periods of abnormal beating which became longer and possible constant over time. Symptom: heart palpitation, fainting, lightheadedness, shortness of breath और chest pain. Atrial fibrillation क्या होता है? Atrial fibrillation is an abnormal heart rhythm characterized by rapid and irregular beating of the atria. इसमें टैकीकार्डिया तो होती है लेकिन वो रेगुलर नहीं होती. उसका काम ऐसे होता है कि जैसे अभी 115 बीट्स पर मिनट दिखाए, फिर उसके बाद 120 बीट्स पर मिनट, फिर 110 बीट पर मिनट, फिर 103 बीट्स पर मिनट, फिर 115 बीट्स पर मिनट. मतलब इरेगुलर टैकीकार्डिया, मतलब जिसकी रिदम रेगुलर ना हो, तो उसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन. क्योंकि ये एट्रिया में हो रही है, एट्रियम में हो रही है, इसलिए इसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं. तो एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब हुआ टैकीकार्डिया irregular pattern in atrium. It starts as a brief period of abnormal beating which become longer and possibly constant over time. ये एक बार शुरू हो जाती है, फिर बहुत लंबे पीरियड तक लगातार कांस्टेंट चलती रहती है. सिम्टम्स: हार्ट पैल्पिटेशन, फेंटिंग, लाइट-हेडेडनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन. ये सारे इसके सिम्टम्स हैं. The disease is associated with the increased risk of heart failure, dementia and stroke. It is a type of supraventricular tachycardia. ये supraventricular tachycardia का एग्जाम्पल है atrial fibrillation. ये जो है ये इसके सिम्टम्स हैं और ये जो बीमारी है ये हार्ट फेलियर कॉज करती है. ठीक है. आप बोलिए. एब्नॉर्मल हार्ट बीट से अगर वो एट्रिया में इफेक्ट तो करेगा, वेंट्रिकल्स को भी तो इफेक्ट कर सकता है ना. वेंट्रिकल को इफेक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब करंट नोड से जनरेट होके जाता है तो वो एवी नोड से स्ट्रीम होता है. समझ में आ रही बात? तो हो सकता है वो करंट जो है, जितना करंट जनरेट हुआ वो टैकीकार्डिया एट्रिया पे इफेक्ट डाले, और जब वो एवी नोड से पास हो तो वो उसकी इंटेंसिटी को कम करके उसके एम्पलीट्यूड को कम कर दिया जाए, और ऐसा ही होता है. तो वेंट्रिकल्स नॉर्मल है, नॉर्मल है. फिब्रिलेशन सिर्फ एट्रिया में देखने को मिल रहा है. जब करंट वहां पे पास होके जा रहा है वो अपनी सारी इंटेंसिटी को वहीं पर एट्रिया में ही यूज के ले रहा है. आगे जो जा रहा है उतना ही रिक्वायरमेंट वेंट्रिकल को पहुंच रहा है जितना कि उसको चाहिए. Atrial flutter is a common abnormal heart rhythm that starts in the atrial chamber of the heart. Atrial flutter is characterized by sudden onset regular abnormal heart rhythm on an echocardiogram in which the heart rate is fast. Symptom may include a feeling of heart beating too fast, too hard or skipping beats, chest discomfort, difficulty in breathing, loss of consciousness. अब एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या फर्क हुआ? एट्रियल फ्लटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन ऑनसेट रेगुलर हार्ट रिदम. इसमें रेगुलर था, इसमें रेगुलर यही होता है. दोनों जो है वो सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया के एग्जांपल है. हाँ, और बस फर्क ये है कि उसमें इर्रेगुलर बीट होती है, इसमें रेगुलर जितनी होगी उतनी ही होती है. This abnormal heart rhythm typically occurs in individual with cardiovascular disease. ज्यादातर उन लोगों में होता है, देखने को मिलता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है और कार्डियोमायोपैथी होती है या डायबिटीज होती है. It is typically not a stable rhythm and often degenerated into atrial fibrillation. However, it does not rarely persist for month to year. It does rarely persist. आप
वहाँ पे ये वो था, वो बहुत लंबे टाइम तक, लंबे पीरियड तक जाती है ये उतने लंबे पीरियड तक नहीं जाती। इसका कन्वर्जन एट्रियल फिब्रिलेशन में हो जाता है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो एट्रियल फ्लटर में कन्वर्ट नहीं होती। बात समझ में आ रही है? Atrial flutter leads to poor contraction of atrial chamber of the heart. This leads to pooling of blood in the heart and can lead to formation of blood clot in the heart, which poses a significant risk of breaking of the traveling through the bloodstream resulting in stroke. कहने का मतलब ये है कि जब हार्ट अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसमें बहुत देर तक ब्लड रुकेगा और जो रुका हुआ ब्लड है वो क्लॉट फॉर्म करेगा। क्लॉट फॉर्म होगा, वो आगे जाके कहीं ना कहीं स्ट्रोक, जब ब्रेन की ब्लॉकेज कर देगा तो वो स्ट्रोक हो जाएगा। अब जरा फटाफट आप लोग अपनी कॉपी में एट्रियल फ्लटर एक बार देख लेते हैं। इसके आगे की कोई स्लाइड तो नहीं है इसमें। आप एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन का डिफरेंस आप लोग लिखिए। आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? लिखिए जल्दी। सर फिब्रिलेशन फ्लटर दोनों का लिखना है। सर आपने क्या बताया था कि एट्रियल फ्लटर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है एट्रियल फिब्रिलेशन में? आपके सामने स्लाइड रख रहा हूँ, आप उसको देखिए, ठीक है? थोड़ी देर में मैं पहले आप एट्रियल फिब्रिलेशन को लिखिएगा देखकर, उसके बाद फिर आप फ्लटर को लिखिएगा। फ्लटर के स्लाइड में कर दूंगा 2.5 मिनट के बाद। बिच्छा काट दे। करनी हंदे बारी तो हंजा नमस्कार हाँ हाँ से वो लगता है अंदर काटे जीवन कभी
शेर काट अतला मसला खातो काय अतला मसला खातो राम डाल हुआ ये कम के मोटा करते पतले कर ज्यादा पतला करे वो सुने का वाला ज्यादा पतला लोग सही नहीं ज्यादा मोटो नहीं ज्यादा पतला नहीं मीडियम साइज इतना से फिर कम एक रंग काढून बघ हे का उसा एक भी समय रहा है तुम काटे ना करने के मारे मारे काय काढून हां हां इसीलिए मैंने सुना अगर लगा मारे आराम करो So next slide. ये रख निकाल रहा मारो बढ़िया नेक्स्ट फ्लटर वाली स्लाइड है तुम्हारे पास? नहीं बहन सबर कर लो, भी सर कर रही है ये तुम लोग ने लिख लिया? मैं तो रिलेशन का लिख लिया, फ्लटर का ढूंढ रही हूँ। फिर में कर रहे हो तुम लोग? सर ने कॉपी बोला था ना कि स्मार्टी क्या फिर क्या रहा ये नोट्स लिख रहे हैं। हाँ सही बात है, नोट्स अभी सर ने कहा था अलग नोटबुक बनाने के लिए पढ़ने के लिए तो करना है। लेकिन सर ने उसके बाद में उसने कुछ काम नहीं कराया है ना? तो सर ने किसके बाद कार्डियोमायोपैथी के बाद उसने कुछ भी नहीं क्लास होगी आज सर आएंगे, अभी पूछ लेना तब। किसी ने ग्रुप पे भेज दिया फ्लटर वाला, देख लो। सर ये प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं थ्योरी? पढ़ा लो थ्योरी है रिजमिया थ्योरी है ये क्या आगे का है ना सारे करने जो सर ने की कार्डिया पढ़ा रहे थे ना सर कल, उसके कल वाला ही कंटिन्यू करा है रिजमिया। देखिए किसी ने मुझे प्रैक्टिकल लिख के भेजा था और वो बहुत अच्छा लिख के भेजा था। उन्होंने उनका नाम उन्होंने नहीं बताया वो कौन है। मुझे प्रैक्टिकल लिख के दिखाए थे, मतलब लिखे हुए नहीं थे, उसको अरेंज किया था प्रैक्टिकल के फॉर्म में। कौन है वो? ग्रुप पर जो सेंड करा था तो शायद राबिया थी। हाँ, जिनको मैंने एक्सीलेंट बोला है। सर ग्रुप पे नहीं आया। नहीं, उन्होंने मुझे अलग से व्हाट्सएप किया था। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने अरेंज किया है सारा कुछ, उसको पीपीटी से निकाल के। कौन है वो? देखिए मैं अभी नंबर बताता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि वो कौन है। यहाँ पे जो है उनको पता है, लेकिन वो ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? अच्छी बात है, इसमें भेजा था मुझे। उन्होंने लिखा है सर ये मैंने प्रैक्टिकल को शॉर्ट करके लिखा है, आप एक बार देख लीजिए, अगर ठीक हो तो इसको कंटिन्यू करें। इनका फोन नंबर है 9899597344। मुझे क्योंकि इनका कोई इसमें डीपी भी नहीं लगी हुई है, इसलिए मुझे
और नाम भी कुछ नहीं, इन्होंने नाम लिख के नहीं भेजा। आप लोगों का जब टीपी होता है तो मैं पहचान लेता हूँ, लेकिन अगर बिना फोटो के सिर्फ नंबर आएगा तो बड़ा मुश्किल होता है पता लगाना कि कौन है। तो मुशर्रफ ने जो प्रैक्टिकल लिखे हैं वो अच्छे लिखे हैं, मतलब इन्होंने उसको अरेंज किया है। और इनसे कह दीजिए कि ग्रुप पे डाल दें, तो आप लोग वैसे आप लोग अपने आप भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इन्होंने किया है, इनका काम बहुत अच्छा है। यस सर। कुछ चीजें मिसिंग है तो वो उसका लेवल है जो उसके हिसाब से उन्होंने उसको मिस किया या उसको छोड़ दिया है, वो जरूरी नहीं है, मतलब वो डिफिकल्ट है वो चीजें, लेकिन जो किया है वो अच्छा किया है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों की क्लास के कोई एक स्टूडेंट कर सकता है तो इट मीन्स आप लोग कर सकते हैं। यस सर। हम अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, अपने आप से आप उसको शॉर्ट कीजिए और कमिंग वीक में हम लोग उसी प्रैक्टिकल को करेंगे। फिर हम आपके साथ कुछ वीडियो करेंगे जो आपके इवैल्यूएटिव क्लिनिकल ट्रेनिंग के हैं। ये एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ाने के बाद जो प्रैक्टिकल वाले 3 वो जो प्रैक्टिकल हमने भेजे वो पढ़ाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं पढ़ाना होगा। फिर हम आपके साथ कुछ वीडियोस देखेंगे जो इवैल्यूएटिव क्लिनिकल ट्रेनिंग के होंगे, जिसमें से कोई 6 वीडियो हैं। उन 6 वीडियो को देख के उनके लिए आपको 10 सिर्फ स्टेप लिखना होंगे उन प्रोसीजर के, और हमारा सिलेबस खत्म। फिर बस आपको तैयारी करना है और हम आपको क्वेश्चन की एक लिस्ट देंगे कि ये क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक से। हम सारे क्वेश्चन निकालेंगे कि कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बना के आपको देंगे कि कौन शॉर्ट नोट्स में आ सकता है एग्जाम में, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन हो। हमारे पेपर के लिए आपको वो तैयार करना होगा। ओके सर। ठीक है। बात समझ में आ गई? आपको कोई बड़ी करने की जरूरत नहीं कि कब एग्जाम है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। हमारी पीपीटी देखकर नोट्स बनाइए और अपने नोट्स तैयार रखिए। जी सर। ठीक है, A4 साइज की शीट पे बनाइए या कॉपी में बनाइए। जब भी हम कहें तो वो नोट्स आप हमें भेज सकते हो। वैसे मुझे मंगवाने की जरूरत नहीं, आप अपने लिए बना के उनको रखिए। जी सर। जो एग्जाम में पेपर आए उसकी आप उससे तैयारी कीजिए। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, ये शॉर्ट नोट हो सकते हैं, ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। बस 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 3 तरह के क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिए। जी सर। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट का आपका एक पेपर हो चुका है और मार्क्स अभी हम बता देंगे उन मार्क्स को भी। और जो बात अभी हम मेन आपसे कर रहे हैं वो तो सब लोग पास हैं और बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उसमें कोई ऐसा जानने की जरूरत नहीं। इन बिटवीन 23 और 20 मतलब 19 to 23 मार्क्स हैं, इसके बीच में आप लोग को पता है सब लोग कहाँ पे हैं। सर मार्क्स कब बताएंगे हम लोगों को? मैं बता दूंगा। मैं इसलिए जल्दी नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप करिए। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन की लिस्ट आपको दूं, आप क्वेश्चन तैयार कीजिए। मैं वो अभी जल्दी ही आपको बस ये 3 प्रैक्टिकल खत्म करवा के दे दूंगा या पहले दे दूंगा उनसे, ताकि आप करना शुरू कर दीजिए, खाली मत बैठिए। तो हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर पे आपने लिख लिया होगा। सर फ्लटर नहीं लिखा अभी। हाँ, फ्लटर देखिए, इसको देख के लिखिए। डिफरेंस देख के लिखिए, डिफरेंस के फॉर्म में होना चाहिए। जी सर। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3 डिफरेंसेस लिखवाए हैं, उनकी ही तरह से होना चाहिए।
या दोनों में हार्ट बीट तेज हो जा रही है, तो ज्यादा तेज किस में होती है सर? फिब्रिलेशन। सर रैपिड एट्रियल फिब्रिलेशन में होती है ना? जिला मसला बच गई इसमें डाल दो बड़े अगर बच गई करो इसमें मोड़ा नहीं करना है। हां हां इधर पर मिला नहीं। आजू में रखे हां यहाँ पर आकर दे दिलो। नहीं ठीक से आग ना रे। ना दी बड़ा ज्यादा कितनी है इसमें ना ये वाला नहीं है। हां यहाँ पे दे दिलो। आधा ठीक से आधा बड़ा ज्यादा इसमें मिला कोई डन। हो गया यस सर। जी। तो फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस लिखा भी हुआ है, लेकिन ये मोर टेक्निकल नहीं है। मोर टेक्निकल वो है जो आपने लिखा है। तो चीजें मैंने जो चीजें आपको जो सिंपल फॉर्म बताया दोनों को डिफरेंशिएट करने का, वो आपने ज्यादा अच्छा लिखा होगा कंपैरेटिवली इसका। तो यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक टेबल है। इस टेबल में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉजेस लिखे हैं दोनों के। यहाँ पे देखिए कि कॉजेस लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद इधर लिखा है मैनिफेस्टेशन है, पैल्पिटेशन जैसे होता है, इरेगुलर पेरिफेरल पल्स होगी, पल्स डेफिसिट, लॉस ऑफ एट्रियल लीड, ये सब चीजें आपको मतलब उसमें से जो चीज आपको पता हो ऐड कर सकते हैं ना अपने डिफरेंस में, हम है इसमें ऐड कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही पॉइंट ऐड कीजिएगा जो हमको पता हो, समझ सकते हैं, जो चीज आपको पता है। और ये चीज यहाँ पे इन्होंने कॉमन दिखाई है। यहाँ पे ऊपर कहीं नहीं लिखा कि फ्लटर और फिब्रिलेशन, लेकिन आप कैसे समझेंगे बताइए मुझे। हाँ, यहाँ पे हाँ, मुझे दिख गया कि कहाँ पे वो लिखा है। मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि इस तरह से आप देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ECG से, हाँ, ECG से देख सकते हैं। और रिदम जहाँ पे आपको दिखेगी कि रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी, उससे आप समझ जाएंगे। और ये जो चीजें हैं बीच में, ये वो है कॉमन चीजें हैं जो दोनों में कॉमन मिल सकती हैं दोनों के ट्रीटमेंट। आंसर मैनिफेस्टेशन में उसमें फ्लटरिंग लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए तो समझ में आ गया आपको।
इस तरह से अपने से पॉइंट उठाकर उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आलू दिबे ना रे तो वो पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। प्याज दे हमें Ventricular fibrillation is when the heart quivers instead of being disorganized activity in the ventricles. It is a type of cardiac arrhythmia. Ventricular fibrillation results in cardiac arrest with loss of consciousness and no pulse. This is followed by death in the absence of treatment. हां Ventricular fibrillation is found initially in about 10% of the people in cardiac arrest. So ventricular fibrillation जो है is when the heart quivers instead of pumping, मतलब कांपता है instead of pumping, मतलब पंप करने की जगह उसमें बस जैसे उसको इलेक्ट्रिक शॉक किया हो ऐसे कांप रहा हो, due to disorganized electrical activity in the ventricle। और इसकी वजह क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार बीट जनरेट हो रही, पूरे में स्प्रेड हो रही, फिर जनरेट हो रही, कभी जनरेट हो रही बहुत ज्यादा, कभी कम, कभी नहीं, कभी कैसे, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह के करंट पहुंचाए जाते हैं, तो बिल्कुल शॉक वाली स्टेज में वो आ जाता है। और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जो है वो 10% कॉज होता है कार्डियक अरेस्ट, मतलब डेथ का। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैन अकर ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, वैल्वुलर हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, इलेक्ट्रिकल शॉक और इंट्राक्रैनियल हैमरेज। तो जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के यहाँ पे कॉजेज दिए हुए हैं उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज को दिया हुआ है, वैल्वुलर हार्ट डिजीज को दिया हुआ है, कार्डियोमायोपैथी को दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक को दिया है और इंट्राक्रैनियल हैमरेज। इंट्राक्रैनियल हैमरेज का क्या मतलब हुआ? इंट्राक्रैनियल हैमरेज का क्या मतलब हुआ? सब ब्रेन हैमरेज इंटरनल क्रेनियल नर्व से। और ventricular fibrillation can occur due to coronary heart disease, valvular heart disease, cardiomyopathy, electric shock और intracranial hemorrhage। ये सारे causes हैं। Diagnosis is by electrocardiogram showing irregular, unformed QRS complex without any clear P wave। ये इसका ECG का characteristic features हैं। ट्रीटमेंट इज विद कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR देते हैं इसमें और डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं, इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता है जब मरने वाला होता है, उस टाइम पे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की पिक्चर्स हैं। ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन देखिए, इसमें सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं, कहीं P वेव नहीं दिख रही है, और वो भी कॉम्प्लेक्सेस का कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पे कौन है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और आदमी कांपता रहता है, उसी तरह से यहाँ पे हार्ट पे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लगा हो और वो कांप रहा हो, उसकी वेव्स यहाँ पे बन रही है। Ventricle flutter is an arrhythmia, more specifically a tachycardia affecting the ventricle with a rate over 250-350 beats per minute। इसमें जो है beats जो है rate जो है 250-350 हो जाता है। It is characterized by on ECG by a sinusoidal wave form without clear definition of QRS and T wave। इसमें जो QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव है वो मर्ज हो जाती हैं। जो QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव मर्ज हो जाती हैं, मतलब उनको हम डिफाइन नहीं कर पाते कि ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये T वेव है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि CPR दिया जाए या डिफिब्रिलेटर यूज किया जाए, तो फ्लटर में एकदम से मौत हो जाती है। फ्लटर शुरू हुआ और डेथ हो गई,
condition rapid erratic heartbeats cause the heart to abruptly stop pumping blood to the body. इसमें कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती है कि बिल्कुल सडन ही पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बंद होते ही सडन डेथ हो जाएगी। तो फ्लटर का जो डिफरेंस है वो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन से किस तरह से है कि उसमें पी वेव्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं और इरेगुलरिटी होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। पी वेव और क्यूआरएस मर्ज हो जाता है। मर्ज उसमें जो फिब्रिलेशन है उसमें मर्ज, लेकिन वेंट्रिकल फ्लटर में जो बीट्स है वो 250-350 बीट्स पर मिनट होती है। ईसीजी में जो है वो विदाउट क्लियर डेफिनेशन होती है क्यूआरएस एंड पी वेव्स की। जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है ये मोस्ट जो कॉमन कॉज है सडन डेथ का, और कंडीशन जो है वो इसलिए सडन डेथ होती है क्योंकि हार्ट जो है वो बिल्कुल ही ब्लड को पंप नहीं कर पाता। कार्डियक अरेस्ट। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्सेस बनते चले जाते हैं जिसमें टी वेव का कहीं पे भी कुछ पता नहीं होता। टी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलकर बड़ी वेव बना लेती है। बड़ी वेव बना टी वेव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पी वेव तो कंपैरेटिवली इनके बहुत ही छोटी होती है, तो वो उसका दिखना। ये है फिब्रिलेशन का पिक्चर और ये है फ्लटर का पिक्चर। फ्लटर। यहाँ पे दोनों पिक्चर को इस तरह से देखिए। ये वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है और ये वेंट्रिकल फ्लटर है। ये फ्लटर की पिक्चर है और ये फिब्रिलेशन की पिक्चर है। इसमें बीट्स इतनी क्लियर इसलिए बन रही हैं क्योंकि कहा गया है कि 250 से 350 बीट्स पर मिनट बनेगी। तो वो एक रेगुलरिटी में आपको ये देखने को मिल रहा है जो फ्लटर है और फिब्रिलेशन इरेगुलरिटी होती है। ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फ्लटर का डिफरेंस है। तो ये पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है जो दोनों में देखने को मिलता है। तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फ्लटर का आप जो है वो डिफरेंस तैयार करेंगे। This wave is known as sinusoidal wave. जी, So that previous wave is known as sinusoidal wave. साइनोसाइडल ये जो है सब देखते हैं। साइनो auricular conduction disorder, sinus node dysfunction. The sinoatrial node is innervated by the parasympathetic and sympathetic nervous system. आप सबको पता है ये बात? यस सर। पता है ना? जी सर। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों जो है इस नोड को इनर्वेट करते हैं। These system controls the pacemaker rate और दोनों जो है पेसमेकर जो साइनोएट्रियल नोड है उसको कंट्रोल करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक इनपुट via the vagus nerve decrease as a nodal pacemaker and is the dominant input at rest, whereas sympathetic nerve inputs as well as the adrenal medulla release the catecholamines, increase the sinus rate during exercise and stress. तो कहने का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वेगस नर्व के थ्रू साइनोएट्रियल नोड को इनहिबिट करता है और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होने वाली एड्रीनल ग्लैंड का जो मेडुलरी पार्ट है वो कैटेकोलामाइन को रिलीज करता है, जो कि एक्सरसाइज और स्ट्रेस के दौरान वो काम होता है, जो एड्रेनालिन रिलीज होती है, कैटेकोलामाइन रिलीज होते हैं। तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो सिंपैथेटिक का काम है बढ़ाना, पैरासिम्पैथेटिक का काम है कम करना। साइनस टैकीकार्डिया, साइनस अरिथमिया, साइनोएट्रियल अरेस्ट, साइनोएट्रियल ब्लॉक, रेंडरिंग पेसमेकर एंड साइनस ब्रैडीकार्डिया। जो साइनोएट्रियल एरिथमिया है उनके ये टाइप हैं। इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि साइनस टैकीकार्डिया
मतलब साइनस नोड जो है बहुत जल्दी जल्दी करंट चला रही है, जिसकी वजह से जो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं और साइनस एरिथमिया डेवलप कर रही है। साइनो एट्रियल करंट नहीं जनरेट कर रही है तो साइनो एट्रियल जो अरेस्ट है वो हो रहा है। साइनो एट्रियल ब्लॉक करंट तो जनरेट कर रही है लेकिन वो करंट ब्लॉक हो रहा है कहीं पर। वैंडरिंग पेसमेकर मतलब कहीं दूसरी जगह पे जो है वो दूसरे पेसमेकर्स बन या फिर इतना धीरे धीरे करंट जनरेट कर रहा है कि ब्रैडीकार्डिया। तो इस तरह से ये वाला जो जितना पार्ट है इस साइनस नोड है कि या तो इतना देर करंट जनरेट कर रही है कि टैकीकार्डिया हो रही है, इतना कम जनरेट कर रही है कि ब्रैडीकार्डिया हो रही है, या इसकी जगह कोई और जगह पे यहाँ से करंट जनरेट होने लगे तो वैंडरिंग हो गया वो। और बढ़िया से कांटा लगाओ बड़े समझ रहे हैं कितनी लाएगी चलेगा इसलिए करता है वैंडरिंग हो गया। और उसके साथ जो है वो यहाँ पर दूसरी तरह के भी डिफेक्ट्स आते हैं जिनको डिफरेंट नाम दिए गए। वैंडरिंग पेसमेकर आप याद रखिए, साइनस ब्रैडीकार्डिया आप याद रखिए, साइनस टैकीकार्डिया आप याद रखिए। Sir, could you explain with the picture, sir, sino-auricular conduction disorder? वो जो भी पिक्चर आपने दिखाई थी। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। ये है ऐसे नोड, ठीक है? ऐसे नोड जनरेट करंट नोन एज कार्डियक पेसमेकर। अगर ये करंट को बहुत तेज जनरेट करेगा तो करंट बहुत तेजी से एट्रिया में स्प्रेड होगा तो क्या कॉज करेगा? टैकीकार्डिया। हाँ, करंट को बहुत स्लो जनरेट करेगा तो ये करंट को बहुत ब्रैडीकार्डिया। वैंडरिंग साइनस अगर ये यहाँ पे करंट ना जनरेट होकर इस पार्ट से हो रहा है, इस पार्ट से हो रहा है, इस पार्ट से हो रहा है, इस पार्ट से हो रहा है तो उसको वैंडरिंग एरिथमिया बोलेंगे। और अगर यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे करंट जनरेट ही नहीं हो रहा तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको अरेस्ट बोलेंगे। और अगर यहाँ से करंट जनरेट हो रहा है लेकिन यहाँ पे इस बात में ब्लॉक है तो उसको साइनस ब्लॉक। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे साइनो-एट्रियल ब्लॉक is a disorder in the normal rhythm of the heart known as heart block that is initiated in the sino-atrial node. The initial action impulse in the heart is usually formed in the sino-atrial node and carried through the atria down the internodal atrial pathway to the ventricular node. Is an SA block. In sino-atrial block, the electrical impulse is delayed or blocked on the way to the atria, thus delaying the atrial beats. SA blocks are categorized in 3 classes based on the length of the delay. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है और अगर यहाँ पे करंट को यहाँ से चल के पूरा नीचे तक आने में डिले हो रहा है या कहीं पे ब्लॉक हो रहा है तो उसको साइनो-एट्रियल ब्लॉक कहेंगे। ये साइनो-एट्रियल ब्लॉक जो है उसको डिस्टेंस के बेस पे कि वो ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में कहाँ पे लोकेट कर रहा है उसकी वजह से उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसे नोड मोबिट्स टाइप 1, ऐसे नोड मोबिट्स टाइप 2, ऐसे नोड एग्जिट ब्लॉक। जो इसको यहाँ पे जो बात कही गई है ऐसे नोड मोबिट्स टाइप 1, ऐसे नोड मोबिट्स टाइप 2, ऐसे नोड एग्जिट ब्लॉक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसकी जो ये ब्रांचेस हैं, इसकी जो ब्रांचेस हैं इसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है कि कहाँ पे ये लोकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर लोकेट करेगा इस वाली ब्रांच में वेनकेबेक,
यहाँ पे देखिए आपको क्लासिफिकेशन में टर्म मिला है कहीं पर, ये देखिए मोबिट्स टाइप 1। तो अगर उस ब्रांच टाइप 1 ब्लॉक है तो वेन के बैक ब्लॉक है। ऐसे नोड मोबिट्स टाइप 2, उनके अलावा जो 2 ब्रांचेस हैं उसमें अगर होगा तो वो होगा ऐसे नोड एग्जिट ब्लॉक। अगर ऐसे नोड का जहां से करंट निकल के इन पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अगर वहां पे है तो उसको ऐसे नोड एग्जिट ब्लॉक है। ठीक है, देखिए यहाँ से इधर करंट आ रहा है, ये यहाँ से ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे ऐसे ब्लॉक है, यहाँ पे एग्जिट जैसी हुआ वैसी ब्लॉक हो गया। आने के बाद अगर ब्लॉक ऐसे हो रहा है कि वो 3 ब्रांचेस जो हैं उसमें से बीच वाली वेन के बैक है तो उसको वेन के बैक मोबिट्स टाइप 1 कहेंगे। जो दूसरी वाली ब्रांचेस हैं अगर उसमें हो रहा है तो वेन के बैक मोबिट्स टाइप 2 कहेंगे। और अगर बिल्कुल निकलते ही ब्लॉक हो रहा है तो उसको एग्जिट ब्लॉक। ठीक है, बात क्लियर है। तो साइनो एट्रियल जो ब्लॉक है, साइनो एट्रियल ब्लॉक आपको ये बहुत शॉर्ट नोट में आ सकता है, छोटा है, लेकिन आपको इन तीनों के बारे में डिफाइन नहीं करना है। ऐसे नोड वेन के बैक, ऐसे नोड मोबिट्स टाइप 2 या ऐसे नोड एग्जिट, इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करना, सिर्फ टाइप लिख देना है। कंडक्शन सिस्टम का डायग्राम बनाना है और जो साइनो एट्रियल ब्लॉक के बारे में लिखा है वो करना है। अगर ये शॉर्ट नोट आता है ऐसे नोडल ब्लॉक इस पर आ सकता है शॉर्ट नोट। हाँ, शॉर्ट नोट आ सकता है, लेकिन शॉर्ट नोट में क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, सिर्फ आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो यहाँ पे दिया हुआ है इतना आप डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन करने के लिए आपको ये कंडक्शन सिस्टम का डायग्राम देना पड़ेगा और क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे 3 टाइप लिखे। ठीक है, साइनस टैकीकार्डिया is defined as rate greater than 100 beats per minute in an average adult. The normal resting rate is average male adult ranges from 60 to 100 and women 60 to 90. Causes inappropriate sinus tachycardia: caffeine, alcohol, nicotine, cocaine, hyperthyroidism, fever, anxiety, anemia. ये सारे causes हैं sinus tachycardia के। Normal sinus tachycardia, in some situations sinus tachycardia is completely normal. For example, sinus tachycardia expected during strenuous exercise or after being started. कहने का मतलब ये है कि जो साइनस टैकीकार्डिया है उसको नॉर्मल कब मानते हैं? जैसे कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो एक्साइट करती हैं, उस कंडीशन में अगर हार्ट रेट बढ़ता है, जैसे खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा या थोड़ा सा डर जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ता है, वो नॉर्मल होता है। या फिर स्टर्नस एक्सरसाइजेस हम करते हैं, बहुत तेज एक्सरसाइजेस करते हैं, कार्डियक एक्सरसाइजेस जो करते हैं, उसमें जो हार्ट रेट बढ़ता है वो टैकीकार्डिया है, लेकिन वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल है। लेकिन जो दूसरे साइनस टैकीकार्डिया के कॉजेज हैं जो किसी चीज से इंड्यूस्ड हैं, जैसे कैफीन से हैं, अल्कोहल से है, निकोटीन से है, कोकीन से है, हाइपरथायरॉयडिज्म से है, फीवर से है, एंजाइटी से है, एनीमिया से है, तो वो सारे जो हैं वो भी कॉजेज हैं साइनस टैकीकार्डिया के। नेक्स्ट, inappropriate sinus tachycardia when reason of tachycardia is not known. Inappropriate sinus tachycardia क्या होता है उसको डिफाइन कर रहे हैं। When reason of tachycardia is not known, it is called inappropriate sinus tachycardia. People with inappropriate sinus tachycardia can have an inexplicable fast heart rate even while they are resting. In addition to rapid heart rate, inappropriate sinus tachycardia can cause shortness of breath, chest pain, dizziness of fainting, headaches, trouble exercising, anxiety. जब हमें साइनस टैकीकार्डिया का कॉज नहीं पता होता तो उसको इनएप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। मतलब कॉजेस अननोन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज होगी जो जिसको कर रही होगी। क्वेरी में रख के, मतलब क्वेश्चन मार्क के साथ हम कह सकते हैं कि साइनस नोड में कोई डिफेक्ट हो सकता है। या डिफेक्ट दैट कॉज हार्ट रेट। So it means sinus tachycardia is normal and inappropriate sinus tachycardia is abnormal condition.
Sinus tachycardia is not normal. Sinus Symptoms. tachycardia is abnormal, but in some physiological condition, like in sternus exercise, sinus tachycardia is normal because it occur in normal condition. जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बोला था? मैंने बोला था आपको कि adrenal gland release, adrenal gland, the medullary part of adrenal gland release catecholamines, which functions like sympathetic nervous system and increases the heart rate in case of exercise or stress. मतलब इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी हो सकता है. तो वो सारी जो कंडीशंस हैं वो कोई बॉडी के पैथोलॉजी से रिलेट नहीं कर रही हैं. पेशेंट को कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो ह्यूमन पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन वो एक कंडीशन है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है जो कि हमारे हार्ट रेट को बढ़ा सकता है. हमारे एग्जाम की कॉपी दिखाई जा रही है, हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है, ये कोई पैथोलॉजी नहीं है. ये टैकीकार्डिया है, ये साइनस टैकीकार्डिया है, ये नॉर्मल कंडीशन है. लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें साइनस टैकीकार्डिया डेवलप होने लगे तो वो एबनॉर्मेलिटी ही होती है. जैसे कि ड्रग इंड्यूस्ड है या ये जो फैक्टर्स हमने बताए ये, या फिर साइनस नोड में खुद अपनी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो, तो वो साइनस टैकीकार्डिया जो है वो एबनॉर्मल होती है. लेकिन यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया जो बोला गया जिसका कॉज अननोन होता, इडियोपैथिक साइनस टैकीकार्डिया उसको कहते हैं. और ये इडियोपैथिक साइनस टैकीकार्डिया के लिए क्वेरी में ये रखा जाता है क्वेश्चन मार्क के साथ कि हो सकता है कि न्यूरल जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से इस तरह की टैकीकार्डिया क्योंकि कोई भी एबनॉर्मेलिटी विदाउट कॉज नहीं होती है. इसीलिए उसका कॉज बहुत ढूंढने के बाद भी अगर नहीं मिलता तो उसको इडियोपैथिक कैटेगरी में रखा जाता है. तो साइनस टैकीकार्डिया कब डेवलप हो जाती है? जब हम दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो वो एबनॉर्मल नहीं है, वो कैटेकोलामाइंस रिलीज की वजह से हो रही है. और जब लेवल ऑफ कैटेकोलामाइंस नॉर्मल हो जाएगा तो वो टैकीकार्डिया सबसाइड कर जाएगी. वो एक नॉर्मल फिनोमेना है. Okay. So that means, sir, during excitement and fear, so it come under sinus tachycardia, no? It हाँ. has to. Okay. So, sir, why are you not saying that it's normal? Normal. Sinus tachycardia seems to be normal. साइनस लोग सारे सेइंग कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक पढ़ा था ना, उसमें हार्ट डिजीज होता था, हार्ट रेट इंक्रीज. तो हार्ट रेट इंक्रीज साइनस उसकी वजह से होगा, साइनस टैकीकार्डिया की वजह से. जब हम कोई ऐसा काम करेंगे कर रहे हैं या वो कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है हमारी, वो पैथोलॉजी नहीं है. पैथोलॉजी नहीं है जब कुछ ऐसी बीमारी हमारे में. अच्छा डिस्कशन है. आप मुझे बताइए कि टैकीकार्डिया नॉर्मल है? नो सर. जो क्वेश्चन मुझे पूछ रहे थे वो स्टूडेंट मुझे बताएं कि टैकीकार्डिया नॉर्मल है? नहीं है ना. क्या टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया दो टर्म्स नॉर्मोकार्डिया को के साथ निकाले हैं, ये दो, क्या ये नॉर्मल है? नो सर. नॉर्मल नहीं है. तो साइनस टैकीकार्डिया को हम नॉर्मल नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में हम साइनस टैकीकार्डिया को नॉर्मल बता रहे हैं. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे एक्सरसाइज करना कोई पैथोलॉजी नहीं है. आप ये कह रहे हैं कि अगर वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में साइनस टैकीकार्डिया को नॉर्मल कहा जा रहा तो साइनस टैकीकार्डिया को नॉर्मल क्यों नहीं कहा जा रहा? तो टैकीकार्डिया इटसेल्फ नॉट अ नॉर्मल टर्म. Yes, sir. Yes, sir. टैकीकार्डिया खुद अपने आप में नॉर्मल नहीं है. फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन टैकीकार्डिया कॉज कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेरली है, वो इंड्यूस्ड है. जब हम वो चीज करेंगे तो वो टैकीकार्डिया हो जाएगी, और जब हम रेस्ट करेंगे तो वो टैकीकार्डिया ठीक हो जाएगी. लेकिन ऑन रेस्ट अगर कोई साइनस टैकीकार्डिया डेवलप हो रही तो वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है. आप बैठे हुए और साइनस टैकीकार्डिया होने लगे तो हम उसको नॉर्मल कैसे कह देंगे? ऑन रेस्ट पेशेंट हैविंग साइनस टैकीकार्डिया, तो उसको हम नॉर्मल टर्म्स कैसे कह देंगे? नहीं कहेंगे ना. जी सर. समझ आ गया. आया ना समझ में? तो जो कुछ ऐसी कंडीशन है नॉर्मल फिजियोलॉजी में, हम दौड़ रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो गई, ये नॉर्मल है.
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? वो टेकिकार्डिया क्यों सर ऑक्सीजन ज्यादा होती है? बॉडी के रिक्वायरमेंट से बॉडी इज इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, इसलिए हमारा हार्ट जो ज्यादा तेज पंप कर रहा है। ज्यादा पंप करे। जब हम इमरजेंसी कंडीशन को सबसाइड कर देंगे तो हार्ट नॉर्मल आ जाएगा। तो वो तो सपोर्टिंग मैकेनिज्म है, वो पॉजिटिव फीडबैक है, इसलिए वो एबनॉर्मैलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम रेस्टिंग स्टेट में है और साइनस टेकिकार्डिया डेवलप हो रही है तो ये जो है तो पैथोलॉजी नॉर्मल, ये पैथोलॉजी है। जी सर। ठीक है, तो फिर हम करते हैं साइनो एट्रियल अरेस्ट, इज आल्सो नोन एज साइनस पॉज, a medical condition wherein the sinoatrial node of the heart transiently ceases to generate the electrical impulse that normally stimulate the myocardial tissue to contract. It is defined as lasting from 2 seconds to several minutes. Since the heart contains multiple pacemakers, this interrupt of the cardiac cycle generally lasts only a few seconds before another part of the heart, such as atrioventricular junction, begins pacing the rest towards the heart action. तो साइनो एट्रियल अरेस्ट है, इसको साइनस पॉज भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें साइनस नोड, जो साइनो एट्रियल नोड है, वो करंट जनरेट करना भूल जाती है थोड़ी देर के लिए। ये 2 से लेके कुछ मिनट तक की कंडीशन होती है। और इस कंडीशन के पीछे जो कॉजेस हैं वो मल्टीपल फोकाई हो सकते हैं, मल्टीपल पेसमेकर हो सकते हैं, जो डिस्टर्ब कर देते हैं पेसमेकर टिश्यू को। अभी वो करंट बना रहा, वो बना रहा, तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए चुप ही हो जाते हैं, लेकिन हम तो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन वो भी चुप हो गए। ठीक है, क्या होता है? क्या होता है? रुक जाएगा सर, पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो सवाल पूछा जाता है, सब लोग एक साथ आंसर देना शुरू कर देते हैं। सभी लोगों के आंसर सही नहीं होते, कोई कुछ बात कर रहा, कोई कुछ कर रहा। एक स्टूडेंट सही आंसर दे रहा है तो वो चुप हो जाता है कि चलो ठीक है, अभी सब लोग बोल रहे हैं। फिर सारे लोग भी चुप हो जाते हैं, तो फिर टीचर कहता है कि सब कुछ कोई तो बोले, तो इसके बीच में पॉज आ जाता है ना। जी सर। कि जो बोल रहा है, जिसको नॉर्मली बोलना चाहिए, वो भी चुप हो गया, वो रुक गया, तो बोलने दो। अब जब वो चुप हो गया तो सब लोग चुप हो गए, पॉज आ गया। फिर से टीचर कहेगा कि नहीं, जो बोल रहा था आप बोलो, आपका आंसर सही लग रहा था तो आप बोलो, तो बोलना शुरू करेगा। तो ये जो पॉज है, जब डिफरेंट पेस मेकर हैं ऐसे नोट के अलावा, तो वो डिफरेंट पेस मेकर डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसे नोट को, ऐसे नोट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसे नोट 1 मिनट को रुक जाती है कि चलो भाई ठीक है, तुम ही लोग कर लो करंट जनरेट। लेकिन जब वो रुक गया तो दूसरे लोग भी रुक गए, क्योंकि जो डिस्टर्बिंग लोग होते हैं, उस जो इस तरह से डिस्टर्ब करने वाले लोग होते हैं, वो सही काम नहीं करने वाले लोग होते हैं, वो गलत ही काम करते हैं, वो हंगामा खड़ा ही इसलिए करते हैं कि चीज डिस्टर्ब हो। और उस डिस्टर्बेंस का रिजल्ट ये होता है कि जो ऐसे नोट सही करंट जनरेट कर रही थी, वो भी चुप हो जाती है, रुक जाती है। उसको समझ में ही नहीं आता कि किस इंटरवल से हम भेजें, अभी वो भेज रहा, अभी वो भेज रहा, अभी वो भेज रहा, तो वो कहता है चलो ठीक है तुम ही भेज लो। फिर वो रुक गया, लोग भी रुक गए, बाकी लोग जब रुक गए तो फिर ये काम जो है वो को करना पड़ जाता है, क्योंकि अगर बहुत देर तक बात हो रही है सर, ऐसा लग रहा है हमारे बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? लग रहा है कि हमारे बारे में बात हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में। नहीं, आप लोगों को तो कभी चुप नहीं होना चाहिए। आप लोगों को तो क्योंकि जो कहते हैं ना, युवा शक्ति होती है, वो बहुत ज्यादा सब कुछ बदल सकती है। आप लोग तो बिल्कुल मत चुप होइएगा कभी भी, किसी भी मसले, पढ़ाई में कोई भी गलत चीज हो रही तो उसको रोकने में, सवाल पूछने में, किसी भी चीज में चुप मत होइए। आपको बोलना चाहिए और जरूर बोलना चाहिए। एक ना एक रास्ते पे चीजें आ ही जाएंगी, सही बोलने कोशिश तो की जाती है, कोशिश के थोड़े थोड़े रिजल्ट भी दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता रिजल्ट नहीं, 0 होता है कोशिश का, रिजल्ट दिखते हैं।
आज हम लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं कि हम लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग लैब्स नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग आपका काम नहीं देख पा रहे हैं कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम काम तो कर रहे हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं। जी सर, कोशिश जारी है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ रहे हैं कि चलो छोड़ो, ठीक है कोरोना है तो छोड़ो, क्या होता है 1 साल पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होता, आपको सर भूल जाते पेपर। 1 साल बेकार हो जाता। आपकी जिंदगी का 1 साल बहुत कीमती है, उसको अगर वो वेस्ट हो जाता तो आप हर जगह पूरी जिंदगी में 1 साल पीछे हो जाते। वो तो चलना ही है, बहुत नहीं तो कम ही सही, लेकिन आगे तो बढ़े। जी सर। रिसोर्सेज की वजह से, बहानों की वजह से बहुत सारे लोग जो चीजें थक के हार के बैठ जाते हैं ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ऑनलाइन क्लास है, बहुत अच्छा है, कम से कम हमारे पास कुछ तो है। अगर ये भी नहीं होता, नहीं होने तो ये भी नहीं होता, फिर सर कुछ नहीं होता। तो समझ लीजिए दुनिया की सबसे लंबी छुट्टी होती है। होली से दिवाली। सही बात है सर। 1 साल हो होली गया। से दिवाली, होली से दिवाली। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, रमजान हो, रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो, जी सब सर। इसी में हो गया, सब इसी में हो गया। तो सबसे अच्छी बात ये कि हम लोग कंटिन्यूस ईयर्स में, जैसे बहुत से लोगों का एडमिशन होना है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत पर हम लोग वही तो एंट्रेंस नहीं दे पा रहे हैं। जो हम लोग का एडमिशन हो चुका है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव जी, अगर खुदा न खास्ते चीजें आगे भी बढ़ती हैं तो भी आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं है। जी सर। क्योंकि सर जो एंट्रेंस नहीं दे पा रहे हैं उनका बहुत बड़ा लॉस है। बहुत बड़ा लॉस है। आप लोगों का तो ये है कि आप आज नहीं तो कल फील्ड में उतर ही जाएंगे, निकल ही जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन आपके पास अभी बहुत टाइम है कि आप उन चीजों के कंटिन्यूएशन में चलते रह रहे हैं। आपके सीनियर्स के पास भी बहुत टाइम है, सर अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास भी 6 महीने हैं आगे आने वाले सेमेस्टर के, और आपका आप समझ लीजिए आपका कहना चाहिए कि थर्ड आप लोग का है, ये थर्ड सेमेस्टर, मतलब 1.5 साल आप लोगों ने पूरा कर लिया है। जी सर। 1.5 साल आपका और बचा है। तो आप अगर जनवरी से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जनवरी से जून में आप लोग कॉलेज आने लगेंगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं होता है तो भी आप उसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। अभी भी आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। बट सर अब चाहते हैं कि कॉलेज आए सर। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। कॉलेज आने का तो टाइम आ ही गया है। बहुत सारी चीजें अभी देखिए, यूएस का इलेक्शन हुआ, उसमें उसके बाद दिखाया गया कि जो फाइजर कंपनी है वो उसने वैक्सीन का भी जो मतलब तो भी पास कर लिया है, वो बहुत जल्दी मार्केट में भी आ जाएगी। तो ये कोविड-19 जो डिजीज है ये भी एक बेकार सी बीमारी की तरह हो जाएगी, हारी और थकी हुई बीमारी की तरह। तो सारे लोग बाहर इतना तो इसने अटेंशन गेन करेंगे, आप कितना लेंगे? बहुत ज्यादा ही। वो अटेंशन किया है सिर्फ किताबों में लिखने के लिए। इसी तरह से हर बीमारी जो है उसने कभी ना कभी तो अटेंशन गेन किया होगा, तो कुछ भी नहीं लगती। ट्यूबरक्लोसिस थी, कितना उसने गेन किया होगा। जी सर, कितना गेन किया था, वो तो बहुत ही हुआ था, कोई मेडिसिन नहीं। सुपरहिट चली होगी वो, ये तो फिर भी 1 साल में ही लोग इसको खत्म कर लेते हैं। उसको तो खत्म करने में मतलब उसके लिए तो सही रास्ते पे आने में यस सर, बहुत टाइम लगा। अभी सर इसका ट्रीटमेंट 6 मंथ तक ऐसे ही चलता है।